जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग हिंदी व्याकरण में स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग जिसका फर्स्ट वीडियो जो है भाषा का हम लोग डाल चुके हैं, जिसमें अगर आप नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख सकते हैं। जिसमें हम लोग भाषा की परिभाषा, भाषा की उत्पत्ति, उसमें जितने भी टॉपिक खास खास आते हैं उनके सबके बारे में चर्चा किए हुए हैं, वो जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दिया जाएगा। आज हम लोग का जो टॉपिक है दोस्तों, व्याकरण, हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक जो सेकंड चैप्टर में आता है वर्ण, जिसमें हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब वर्ण में हम लोग जो है वर्ण के प्रकार, और उसमें प्रकारों में स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर, स्वर का प्रकार होता है, दीर्घ स्वर और सजातीय स्वर वर्ण और विजातीय स्वर वर्ण भी इसमें अध्ययन करना है। यानी कि वर्ण का पूरा चैप्टर जो है, पूरा तो नहीं लेकिन एपिसोड 1 2 3 के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम एपिसोड 1 को शुरू करेंगे, जिसमें स्वर वर्ण कवर करना हमारा मुख्य जो है लक्ष्य होगा। ठीक है, इससे पहले आप छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो में एक और चीज का ख्याल रखा गया है, इसमें इसका पूरा पीडीएफ जो है क्लियर, नीट एंड क्लीन और क्लियर टाइप में आपका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, लिंक रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चलिए टाइम बर्बाद करते नहीं करते हुए यहाँ जो है हम वन चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसमें हम वर्ण की। तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। इसमें एक और खासियत है कि वर्ण को आप खंडित नहीं कर सकते हैं। इसको खंडित या टुकड़ा या अलग अलग भागों में, अलग अलग खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है, लघुत्तम इकाई है जिसको खंडित या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अब इसको अलग नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, अगर हम लिखते हैं कलम लिखते हैं, तो इसमें क को हम अलग कर सकते हैं, ल को अलग कर सकते हैं और म को भी अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अब क को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, म को अलग, यहाँ जो है ल, इस ल को अलग नहीं कर सकते हैं, म को भी अलग नहीं कर सकते हैं। उस हिसाब से अब वर्ण जो है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? वर्ण, क्योंकि इसका टुकड़ा अब नहीं किया जा सकता है। उस हिसाब से वर्ण जो है टुकड़ा या इसका वर्ण को खंडित हम नहीं कर सकते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो भाषा, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको खंडित या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कितने वर्ण होते हैं। तो पूरे हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं, कहीं कहीं 52 भी है, लेकिन हम यहाँ 46 यानी 46 वर्ण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे वर्ण के प्रकारों के बारे में। ठीक है, इससे पहले एक बार इसको देख लेते हैं परिभाषा की। ठीक है, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लघुत्तम इकाई है जिसे खंडित या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसके अलावा पीडीएफ में आपको पूरा क्लियर लिखा होगा और डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको जो है अधिक जो है सुविधा मिले। ठीक है, आगे दोस्तों हमारा एक टॉपिक जो है क्लियर हो गया, उसके हम प्रकार की बात करेंगे। तो वर्ण जो होता है दोस्तों, जो वर्ण होता है वह दो प्रकार का होता है, जैसे आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, बहुत लोग जानते होंगे। ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो आज जान भी जाएंगे। ठीक है, तो वर्ण जो दोस्तों होता है वो होता है दो प्रकार का। पहला हम लोग स्वर वर्ण और दूसरा हम लोग व्यंजन वर्ण लेंगे। ठीक है, व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, यह तो हम लोग का अलग टॉपिक है। ठीक है, पहले हम लोग यह स्वर वर्ण सुनेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे, सुनेंगे। ठीक है, तो जो स्वर वर्ण होता है इसका परिभाषा कैसे निकालेंगे हम लोग? तो स्वर वर्ण होता है जिसका उच्चारण जो होता है, उच्चारण बिना रुके होता है, बिना रुके। इसका एक और खासियत है कि स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं होती है। ठीक है, यह स्वयं उच्चारित होता है, स्वयं। इसका उच्चारण क्या कैसे होता है? तो स्वयं होता है। ठीक है, इस प्रकार देखें तो व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण होता है वह स्वर वर्ण की सहायता से होता है। आप व्यंजन वर्ण को बिना स्वर के साथ से नहीं बोल सकते हैं। जैसे आपको क बोलना है तो आप फिर आपके लास्ट में अ का ध्वनि जरूर आएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ अ आया, तो अगर हम अ को स्वर साउंड को हटा दें तो हम क बोल ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में किसकी सहायता होती है? स्वर वर्ण की। लेकिन स्वर वर्ण हम उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं होती है, यह स्वयं उच्चारित होता है। तो वैसा वर्ण जो स्वयं उच्चारित हो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम बता दें कि विभिन्न प्रकारों में स्वर वर्ण का भी प्रकार है। ठीक है, अब विभिन्न तरह से देखेंगे स्वर वर्ण का क्या प्रकार होता है।
इस तरह एक बार और इसके स्वर वर्ण की परिभाषा को और समझेंगे तो स्वर वर्ण का परिभाषा होता है वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं हो अर्थात बिना रुके हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है इसको देख लेते हैं। इसमें आता है आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ और औ। अब इसको हम गिनेंगे, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अर्थात स्वर वर्णों की कुल संख्या जो होती है वो 11 होती है, जो इस प्रकार लिखा हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं, हमारा पीडीएफ में आपको मिलेगा। बार बार हम जो इस चर्चा कर रहे हैं पीडीएफ में पूरा लिखा हुआ है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। अब इनकी संख्या कितनी होती है? 11। अब इनको जो है स्वर वर्ण को दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया गया, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। तो स्वर वर्ण जैसा कि यहाँ जो है ब्रीफ में इसको बताया गया है, स्वर वर्ण के नीचे लिखा गया है यहाँ पर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण और दूसरा आ जाता है दीर्घ स्वर वर्ण। अब इनके बारे में हम समझेंगे। अब स्वर के प्रकार कितने हो गए? दो। यह किस आधार पर हुआ? तो यह होगा उच्चारण में लगने वाले समय के हिसाब से स्वर वर्ण कितने हो गए? दो प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दोस्तों साथ साथ एक और चीज हम बताना चाहते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है कम, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, यहाँ हम इसका अर्थ कम से लगाएंगे। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यहाँ इसका अर्थ हम ज्यादा से लगाएंगे, यहाँ हम ज्यादा से इसका अर्थ लगाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम समझेंगे तो ह्रस्व स्वर उस स्वर वर्ण को कहा जाता है जिसको उच्चारण करने में यानी कि बोलने में कम से कम समय लगता है। तो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण करते समय में कम से कम स्वर वर्ण कम से कम समय का प्रयोग होता है, कम से कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनमें 4 आता है, इनमें 4 आते हैं, 4 स्वर बनाते हैं। अब बाकी सब जितने 7 बज के टोटल 11 होता है, तो बाकी सब जितने 7 बचे वो दीर्घ स्वर वर्ण में आएंगे, ठीक है। अब इसका क्या होगा? तो दीर्घ स्वर वर्ण उस वर्ण को कहा जाता है जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, ठीक है, 2 गुना। जैसे मान लीजिए कि अ को बोलने में अगर 1 सेकंड आप लेते हैं, ठीक है, तो इस दीर्घ स्वर में कोई अगर दीर्घ उ बोलना है, ठीक है, तो 2 सेकंड आपका यूज होगा। तो इस हिसाब से ह्रस्व स्वर उसे कहा जाता है जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। और दीर्घ स्वर जिस वर्ण के उच्चारण में ज्यादा से ज्यादा समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर वर्ण से 2 गुना समय लगता है, तब उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर वर्ण। डॉक्टर थोड़ा दीजिए। अब इसको अरेंज करते हैं, मिटाते हैं, इसके बाद लिखते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से वर्ण जो है वो इनमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पे समझा कि ह्रस्व स्वर जो होते हैं, ह्रस्व स्वर जो होते हैं इनमें कम से कम समय लगता है उच्चारण में, कम से कम समय लगता है। और यहीं पर जो इसका दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर वर्ण, इसके उच्चारण में इससे 2 टाइम्स माने 2 गुना समय लगता है। तो इसमें कौन कौन सा वर्ण आते हैं? आप लोगों को याद होगा, क्योंकि आप लोग बिहार से है, एक साथ समझ जाते होंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ते थे पहले अ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, तो वही ह्रस्व जो लगता है उनमें दीर्घ लगता है, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसमें अ इसका जोड़ा होता है आ, लेकिन अ को बोलने में आ की अपेक्षा बहुत कम समय लगेगा। यहाँ देख सकते हैं ये आ, ठीक है। अ बोलने में और आप बोल कर आप देख सकते हैं, तो अ बोलने में जितना समय लगेगा, क्या आपको आ बोलने में उतना ही समय लगेगा? नहीं, आ के लिए वो ज्यादा मुंह खोलना पड़ेगा। तो ज्यादा मुंह खोलेगा तो ज्यादा समय लगेगा, कम में बोलेंगे तो कम लगेगा। इसलिए इसको रख गया ह्रस्व स्वर में, इसको रख दिया गया दीर्घ स्वर में, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाता है छोटी, इसमें बड़ी, ठीक है। इसमें छोटा उ, इसमें बड़ा उ, और इसमें आ जाता है एक री, और बाकी सब ए ओ और औ। ये आ जाते हैं दीर्घ स्वर में। एक बार फिर से इसके परिभाषा की तरफ नजर करते हैं, तो ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगे, उसे हम कहेंगे ह्रस्व स्वर। इन अ
छोटी ई, छोटा ऊ और ई, इनकी संख्या कितनी है 4। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर कितने होते हैं 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ओ और औ। इनकी संख्या 7 होती है। तो 7 और 4 मिलाकर कितना हो गए 11 हो गए। तो यहाँ हो गया। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे एक और इसका स्वर वर्ण का प्रकार होता है। अभी तक हम लोग 2 पढ़े, एक पढ़े जिसमें हम लोग वर्ण 2 प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिसमें हम लोग उच्चारण में लगने वाले समय के हिसाब से ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को समझ गए। ठीक है। और दोस्तों ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है, ये भी आप समझ सकते हैं। और दीर्घ स्वर को यहाँ पर लिखा हुआ है द्विमात्रिक कहते हैं, इसे द्विमात्रिक स्वर वर्ण कहा जाता है। अब एक और चीज यहाँ समझ लीजिए, द्विमात्रिक क्यों कहते हैं, इसमें 2 मात्रा लगती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं द्विमात्रिक। तो ये हमारा क्लियर हो गया टॉपिक। आगे चलते हैं। हमारा जो है जाति के आधार पर, जाति के आधार पर जो स्वर्ण है, आधार पर जो स्वर वर्ण है वो भी होता है 2 प्रकार का। एक होता है सजातीय और दूसरा हो जाता है विजातीय। ठीक है। सजातीय देखिए, स माने साथ में, जातीय माने एक जात का। ठीक है। विजातीय मतलब जातीय माने एक जात, और बी माने अलग जात का। ठीक है। अलग जात के कहने का क्या मतलब है, इसको समझेंगे यहाँ से। देखिए हम लोग का जब शादी ब्याह होता है, ठीक है, तो जात पात मिलाकर होता है, जात पात का कुल खानदान और देवता होता सब मिलाइए के होता है। ठीक है। तो उसे कहते हैं स्वजातीय, उसे कहा जाता है अरेंज मैरिज। ठीक है। और एक होता है जैसे अपने से पसंद कर लिया, भाग के ब्याह किया, उसे कहते हैं लव मैरिज। ठीक है। तो यह दोनों जो होता है यह अरेंज मैरिज है, जिसमें जात पात मिलाकर और कुल खानदान मिलाकर शादी होता है, तो उसे कहेंगे स्वजातीय। मतलब इस जातीय कहलाए, क्या कहलाएगा स्वजातीय, क्योंकि एक ही जात पात का था। ठीक है। इसमें जात पात की हो सकता है और अलग जाति का भी जातीय, भी जाति मतलब अलग जाति का भी आ सकता है इसमें। ठीक है। इसलिए अधिकांश 99% तो अलग जाति का होते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से इसको लव मैरिज कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए सजातीय उस वर्ण को कहते हैं जिसमें सिर्फ मात्रा का अंतर होगा और उच्चारण आसान चेंज नहीं होगा, प्रयत्न माने बोलने का तरीका या जितना ध्वनि निकाल रहे हैं उसी हिसाब से होगा। ठीक है। लेकिन विजातीय में क्या होगा, ये अलग अलग जाति के होंगे। अलग जाति कहने का मतलब क्या है कि इसमें कुछ अलग उच्चारण आसान का समय लगेगा, कुछ अलग लगेगा। उदाहरण के तौर पर देखते हैं। देखिए यह अ है और यहाँ पर क्या है आ, ये छोटी ई है और ये क्या है बड़ी ई, ये छोटा ऊ है और ये क्या है बड़ा। अब यहाँ पर आप देखिए स्वजाति का मतलब क्या है, ये अ है, यहाँ अ में एक मात्रा लगा दिया गया है, तो ये हो गया है आ। ठीक है। देखिए ये है तो दोनों एक ही जैसा, सिर्फ इसमें मात्रा का अंतर है, तो इसे हम क्या कहेंगे स्वजातीय। जैसे मान लीजिए पिता का 2 पुत्र है। ठीक है। तो होगा ये है दोनों इसी का नाम। ठीक है। कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई गोर है कोई सांवला है, लेकिन है तो एक ही का। ठीक है। तो इस हिसाब से स्वजातीय कहलाएगा। ये क्या है स्वजातीय, ये क्या है स्वजातीय। लेकिन जब अ को एस से मिला देंगे, ठीक है, अलग अलग जाति का हो जाएगा, तो कहलाएगा क्या विजातीय। जैसे अ के लगे ई को भेंट करा दीजिए, ए के लगे किसको भेंट करा दीजिए आ को करा दीजिए। ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे विजातीय और यह क्या कहलाएंगे स्वजातीय। दोस्तों आज के लिए इतना ही और ये हमारा टॉपिक रहा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि यह समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पर उस समय से अड़े हुए हैं और टीके हुए हैं तो पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसा वीडियो आपको मजेदार मिलता रहे। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।